नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन से लेकर निर्यात तक में भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार जरूरी खरीद भी कर रही है। राफेल से लेकर हाल के प्रीडेटर ड्रोन तक सरकार रक्षा क्षेत्र और सेना की मजबूती में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन राजनीति यहां पर भी आ जाती है और कोशिश होती है कि ऐसे जरूरी कदम को भी विफल बना दिया जाए। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान खुद तो कोई खरीद की नहीं और अब अड़ंगा लगा रही है। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे दो बेहद खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट की रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कुछ बड़े कदम उठाए हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है, जिसमें उन 928 कलपुर्जों और उप प्रणालियों का जिक्र है जिन्हें सिर्फ भारतीय कंपनियों से खरीदा जा सकेगा। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पिछले 9 सालों में कई पहल की हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रमुख पहल की गई हैं। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2020 में 101 वस्तुओं की पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की थी। फिर मई 2021 में 108 वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई थी। इसके बाद अगस्त 2022 में 101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई थी और अब 928 वस्तुओं की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई है। इन सूचियों में शामिल वस्तुओं पर निर्धारित समय सीमा में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जिससे कंपनियों को ऐसे सामानों की जानकारी मिलती है जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। अप्रैल 2018 में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस नामक पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्टअप, छोटे उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना की है। साथ ही फरवरी 2018 में रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ यानी डिफेंस इन्वेस्टर सेल बनाया गया है, जो रक्षा उत्पाद क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में निवेशकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। और सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर योजना के तहत अगले 5 सालों में देश में 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा लगातार रक्षा के क्षेत्र में की जा रही पहलों से न केवल देश का रक्षा उत्पादों का आयात घट रहा है, बल्कि देश से रक्षा उत्पादों का निर्यात भी बढ़ रहा है। भारत से हथियारों का निर्यात अब 16,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 2014 में 900 करोड़ रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब जरा देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक मजबूत रक्षा क्षेत्र के लिए क्या कुछ सरकार ने किए हैं। आप देख लें अगर तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मजबूती को लगातार बढ़ावा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और खरीद पर केंद्र सरकार का लगातार जोर रहा है। पिछली सरकार की तुलना में रक्षा उत्पादन और खरीद के साथ ही निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भर योजना के तहत अगले 5 सालों में देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के निर्माण का लक्ष्य है। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मेक इन इंडिया का जबरदस्त असर दिखा है देश के रक्षा उत्पादन पर। देश के रक्षा उत्पादन के साथ ही निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 9 सालों में निर्यात रिकॉर्ड 23 गुना बढ़ा है। साल 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था, लेकिन 22-23 में 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। स्वदेशी उत्पादन के साथ ही सेना के लिए आवश्यक रक्षा सामग्री की खरीद भी जारी है। सेना को राफेल लड़ाकू विमान से लेकर प्रेडेटर ड्रोन तक उपलब्ध करा रही है केंद्र सरकार।
लेकिन रक्षा क्षेत्र को मजबूती के कदम पर भी हो रही है राजनीति और उठाए जा रहे हैं कुछ गैर जरूरी सवाल। यूपीए सरकार के 10 साल में सेना के लिए कोई खरीदारी नहीं हुई, जिससे हमारी रक्षा प्रणाली कमजोर हुई। तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री ए के एंटनी बड़े गर्व से दावा करते थे कि उन्होंने कोई रक्षा सौदा नहीं किया है। उन दिनों सुर्खियां हुआ करती थी, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में भारत के पास गोला बारूद और मारक क्षमता नहीं है। पिछले सरकार ने एकमात्र सौदा अगस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का किया था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा हुआ था। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उसके बाद से ही सशस्त्र बलों को मजबूत करने की कोशिशें तेजी से शुरू की गईं। लेकिन राफेल से लेकर प्रेडेटर ड्रोन तक कांग्रेस सेना को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए हर कदम की आलोचना पर तुली हुई है। सवाल यह है कि कांग्रेस हर बार सेना को मजबूत बनाने की कोशिशों को क्यों विफल करना चाहती है? क्या है मकसद इसके पीछे? और यह भी कि क्या आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत सैन्य शक्ति के खिलाफ है हमारे देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस? ये सवाल बनते हैं। और जो रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता है, उसमें जिस तरह उत्पादन बढ़ा है, निर्यात बढ़े हैं और सेना की जरूरतों के लिए खरीद भी, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एसके झा जो सीएमडी हैं मेधानी के, और साथ में हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, वो डिफेंस एक्सपर्ट यानी सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का सर। मैं शुरुआत करता हूं पहले एसके झा जी आपसे। जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि चाहे उत्पादन हो, निर्यात हो, आंकड़े सब कुछ बोल रहे हैं, और साथ में जो खरीद वाला हिस्सा है कि चाहे राफेल से लेकर के तमाम चिनूक की बात कर लें, ग्लोब मास्टर की बात कर लें, C-17 की, या फिर अभी हाल में प्रेडेटर ड्रोन के सौदे की बात कर लें, जिस तरह से रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है, क्या अंतर पा रहे हैं आप डॉक्टर एसके झा जी पिछले 9 सालों में खास तौर पर? जी, आपने सही कहा कि रक्षा क्षेत्र में जो अभी उपलब्धियां भारतवर्ष हासिल कर रहा है जी, वो बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें मैं दो विषय पे चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो जो हम अपने देश में जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तरह से बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और आज हमारा डिफेंस का जो निर्माण है जो भारतवर्ष में हो रहा है जी, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। उसके अलावा अगर आप जैसा आपने दिखाया एक्सपोर्ट में हमने एक बड़ी छलांग लगाई है, और इस बार हमने 1600 करोड़ तक का एक एक्सपोर्ट भी हमने किया है। जी जी। तो ये दो इंडिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी जो एक पहलू है भारत वर्ष के लिए, जो हमारे सेना को ये हम देसी तो दे ही रहे हैं जी, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के एरिया में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने देखा कि 2 महत्वपूर्ण फैसले पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जरूर। एक जो पहला है, जो MOU साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में, जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि जो एरो इंजन है इसका को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हमारे देश में होगा, HAL और GE के बीच जो है जी, मैं इसको समझता हूं कि ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। ठीक है। और ये हमारे जो रक्षा क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा इसका एक कंट्रीब्यूशन होने वाला है और डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक, मैं लौटता हूं। दूसरा जो आपने बताया जी, प्रेडेटर ड्रोन का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इससे भी हमारी सेना को एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा। और मैं समझता हूं कि इन दोनों से जो रक्षा क्षेत्र को बहुत बड़ा एक बल मिला है। ठीक, और मैं लौटता हूं आपके और पास। बहुत सारे सवाल हुए। जी जी, लौटता हूं आपके पास। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, अभी हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि करीब 10 साल पहले की बात है, ये हेडलाइंस हुआ करती थी कि अगर कोई टकराहट होती है तो गोला बारूद की कमी है हमारे पास, और तमाम तरह की चर्चा होती थी। लेकिन इन्हीं इतने दिनों में हमने देखा है कि राफेल से लेकर के
जितनी भी चर्चा कर लें, हम चिनूक हेलीकॉप्टर की चर्चा कर लें, C-17 ग्लोबमास्टर की चर्चा कर लें, हाल में प्रीडेटर ड्रोन की चर्चा कर लें, अभी जो GE और HAL के बीच समझौते का जिक्र डॉक्टर एस के झा कर रहे थे वो कर लें, ये तमाम ज़रूरतें जब पूरी की जा रही हैं तो सेना के लिए इसका कितना महत्व है एक मजबूत रक्षा प्रणाली के लिए? देखिए, हिंदुस्तान की जो सेना की रिक्वायरमेंट है वो हमारे थ्रेट एनालिसिस पर डिपेंड करता है। हम किस तरीके का थ्रेट महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडो पैसिफिक रीजन, और जब हम ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं तो हमें अब पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, जो डिफेंस के मामले में गवर्नमेंट का टोटल पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। पहले हमारी जो डिफेंस की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर टोटली डिपेंडेंस था, जिस तरीके से हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बड़ा लेंदी था, इन सारे जो दकियानूसी प्रोसीजर थे उसको हमने गिव अवे कर दिया है और एक नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेके आए। एक हमने आत्मनिर्भर की तरफ अपना कदम बढ़ाया और जो डिफेंस की जो लेटेस्ट हमारी जो सिक्योरिटी के बेस पे रिक्वायरमेंट थी उसको हमने चिन्हित किया और उसको हमने हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की। इसके तहत देखिए, बहुत इसके प्रोसेस देखिए 1990 से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें मोमेंटम आया 2002 में जब हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। और 2004 की एक केलकर कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन थे जिसमें कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें की जा सकती है, किस तरीके से हम इसमें अपने डिफेंस का इंडिजिनस प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसमें देखिए 9 सालों में बहुत तरक्की, जिस तरीके से आपने जो डेटा दिया उसमें देखिए जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है, एक्सपोर्ट है, उसमें बड़ी लंबी छलांग लगाई। हमारे आत्मनिर्भर होने में एक बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, जब भी कोई इंडिजिनस इक्विपमेंट बनता है उसके रिसर्च एंड एनालिसिस, उसके प्रोडक्शन में और उसको लॉन्च करने में काफी जेस्टेशन पीरियड होता है, काफी समय लगता है और उसका क्वालिटी कंट्रोल भी हमें मेंटेन करना होता है। तो इस पीरियड के तहत हमने देखिए बाहर से टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट किया, हमने मेक इन इंडिया की पॉलिसी लगाया और जो ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के तहत जो C414 जेट इंजन हमारे पास आएगा, जो हमारे जो हॉविट्जर है C777 जिसकी रेंज कम थी, हम उसकी रेंज बढ़ा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट यूएस का जो अभी MOU साइन हुआ उसके तहत है। जहां तक ये हमने इस तरीके जो इंडिजिनस की आइटम की लिस्ट जो जारी की, कौन कौन से आइटम हिंदुस्तान में बन सकते हैं, तो इन सबको अगर आप देखें तो टोटल शिफ्ट है। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। हिंदुस्तान का एक स्वरूप होना चाहिए डिफेंस की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी कोई राजनीति नहीं। मैं लौटता हूं आपके लौटता हूं आगे की चर्चा के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो इस चर्चा को जारी रखूंगा। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। मिलिए सारा से जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, मालदीव ट्रिप के लिए आप हैं हमारी लकी विनर। बस अपना OTP शेयर करें और टिकट पाएं। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है।
अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। स्वागत है आप सभी का। हम आत्मनिर्भर भारत और मजबूत रक्षा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर SK झा जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे और जिस बात की चर्चा ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी कर रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखें उस समय एक रक्षा मंत्री ऐसे भी हुआ करते थे जो कहते थे हमने कोई खरीद नहीं की, लेकिन हम जानते हैं कि कैसी ज़रूरत है हमें, किस तरह से हमारे बॉर्डर पर हालात हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं इसमें भी, लेकिन राजनीति घुस करके आ जाती है। कितनी जरूरत है भारत की रक्षा प्रणाली के लिए कि वो अपने आप को मजबूत करे, अपने उत्पादन से भी और खरीद से भी? कि आज के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसा कि शरदेंदु जी ने बताया था, कि उसके को देखते हुए रक्षा क्षेत्र का जो मजबूतीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए जो भी आपके जो इकोसिस्टम है, जिसमें कि जो इंडिजिनस प्रोडक्शन हो गया या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हुआ जी, इन सब की आवश्यकता देश को है। और इसमें कोई, अगर इसमें देखें, अगर राजनीति की बात करते हैं तो इसमें तो इसका राजनीति होने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रक्षा ऐसा विषय है जो पूरे देश की सुरक्षा का सवाल होता है। तो मैं कहता हूं इस क्षेत्र में, इस समय में, पिछले अगर आप देखें 8-9 वर्षों में काफी सारे उल्लेखनीय कदम इस सरकार द्वारा उठाए गए हैं जी, और परिणाम अभी आने शुरू हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं ये शुरुआत है। आप देखते रहिए आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो, जैसा कि हमारा एक टारगेट है कि $5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट 2025 तक करना है और $25 बिलियन का हमारा प्रोडक्शन इन हाउस होना है। ये दो चीज, और जो कंपनियां हमसे अटैच हो रही है आज के डेट में, क्यों अटैच हो रही है जी, क्योंकि वो देख रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। ठीक है, और जब बढ़ेगा, बिजनेस होगा, तभी लोग आएंगे। ठीक, लौटता हूं। तो आज जो ऐसे डील हो रहे हैं उसका कारण वही है जी, कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और वही नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इंडिया से जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, इसका भी इसमें बहुत बड़ा इसके कारण उसका। ठीक, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, हम एक बात आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि चाहे राफेल का सौदा हो या फिर प्रेडेटर ड्रोन का, उसमें राजनीति की तरफ से ये बात आती है कि नहीं, ये सौदा इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए। सेना जब अपनी ज़रूरतों के लिहाज से, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजी हम जानते हैं कि होती रहती है, लेकिन सेना अपने लिहाज से जब अपनी ज़रूरतों के लिहाज से इन चीज़ों को देखती है तो वो कैसा महसूस करती है? देखिए, सेना की अपनी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पॉलिसी और इस रीजन की है, उसके तहत तो हमने पहले से ही अपनी तैयारी की होती है, और हमने अपने जो डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट लिस्ट है, जो डेवलपमेंट लिस्ट है, जिस तरीके के स्टेट ऑफ आर्ट के इक्विपमेंट हमें चाहिए, वो हम पहले से ही चिन्हित करके रखते हैं। और हम उसका अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाते हैं, जिसके तहत हम उसको प्रोक्योर करते हैं। और इससे मिलते जुलते जो इक्विपमेंट वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल होते हैं विद कॉम्पिटिटिव प्राइस, हम उसको अपने डिफेंस में शामिल करते हैं। और इसी के तहत जब हेड ऑफ स्टेट की किसी कंट्री में विजिट होती है, उस दौरान इस MOU को साइन किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। ऐसे ऑफ एंड कोई भी डिफेंस आइटम ऑफ द शेल्फ नहीं खरीदा जाता है। हम अपनी रक्षा नीति के तहत पहले हम अपनी नीति बनाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट, उसका क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के बाद प्रोक्योर करते हैं। और जब भी हमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट मिलते हैं, चाहे राफेल हो, चाहे प्रेडेटर मिसाइल हो, चाहे जेट इंजन का है, चाहे हॉविट्जर की डील है, या जो हमारे सबमरीन की डील जर्मनी के साथ हुई है, कोई भी रिक्वायरमेंट, तो हम सारी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक सेना का उत्साह बढ़ता है। देखिए, अगर हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी रखते हैं तो हमें अपने एडवर्सरीज में आपकी कितनी टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली आप उसके सुपीरियरिटी होती है, उसको ध्यान में रखते हैं। इससे ट्रूप्स का मोरल हाई होता है। हमारी जो वॉर वेजिंग टेक्निक है, हमारी जो ऑपरेशनल आर्ट है, जिस तरीके से हम ऑपरेशन को लागू करते हैं, किस बेसिस में करते हैं, इस सब का हम लिहाज में ख्याल रखते हैं। और एक मोरल बूस्टर बहुत होता है और देश को समृद्धशाली बनाता है मिलिटरी। ठीक, लौटता हूं इस चर्चा में। वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर तुरंत लौटता हूं इस चर्चा में। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही? सी
जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। और तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। स्वागत है ब्रेक के बाद इस चर्चा में। समय तो काफ़ी कम रह गया, लेकिन छोटा छोटा जवाब ज़रूर चाहूँगा डॉक्टर एस के झा जी। जिस तरह से कि हमारे यहाँ पर ये उत्पादन हो रहा है और जिस तरह निर्यात बढ़ रहा है, किस तरह के आने वाले दिनों में और ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है? जैसा मैंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ रहा है उसमें जो भारतवर्ष में जो बनने वाले उपकरण हैं या सामग्री है, उनकी क्षमता आज अगर जो 1 लाख करोड़ के आसपास है, वो 1,75,000 होने की संभावना है। ठीक है, अगले लक्ष्य भी रखा सालों में लक्ष्य रखा गया है। ब्रिगेडियर उसके अलावा जो एक्सपोर्ट भी 5 गुना बढ़ने की संभावना है। ठीक। तो जो आज के डेट में तो ये सब बड़े लक्ष्य बड़े हैं। हाँ, लेकिन वो लगता है कि पूरा हो जाएगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास आ रहा हूं। छोटा सा कमेंट आपका ये कि जिस तरह से कि मजबूती दी जा रही है रक्षा क्षेत्र को, आगे आपका कुछ और ऐसी उम्मीद या कोई और सुझाव या कुछ इस तरह की चीजें जो कि और ज्यादा मजबूती के लिए की जा सकती हैं? मैं एक सुझाव देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम मास प्रोटोटाइप तो बहुत अच्छा बनाते हैं। जब हम मास प्रोडक्शन में जाते हैं तो उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको एश्योर करने की जरूरत है। युद्ध के क्षेत्र में अगर कोई इक्विपमेंट फेल नहीं होना चाहिए, 100% रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसका क्वालिटी कंट्रोल हमें मेंटेन करना है, जिससे कि हम किसी भी तरीके के समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर एस के झा जी, ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की आत्मनिर्भर भारत और मजबूत रक्षा क्षेत्र के लिए, और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।